गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक जो है उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पोलन सेक। देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को पढ़ रहे हैं और प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट को पढ़ रहे हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एंथर पूरा डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए सबसे पहले और बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। यहां पे जो वर्ड है माइक्रोस्पोरेंजियम, तो माइक्रो वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है छोटे, और स्पोरेंजियम वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड था स्पोर। स्पोर का मतलब होता है गोल स्ट्रक्चर। तो जो जहां पे भी स्पोर वर्ड लिखा दिखे बायोलॉजी में तो बेसिकली इंडिकेट करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल की। जैसे कि क्लास 11th में किंगडम फंजाई में भी हमने पढ़ा है जूस्पोर्स, एल्पेनोस्पोर्स, कोनाडियोस्पोर्स, ये सब क्या है? बेसिडियोस्पोर्स, स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव सेल। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली इसको पोलन सेक कहा जाता है। मतलब ये वो खाली जगह है जिसमें माइक्रो छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर बनेंगे जो फाइनली मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक इन विच द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स विल टेक प्लेस। अब आइए यहाँ पे जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे बेटा ये चार लेयर जो होती है ये पहले कंप्लीट होती है और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स हैव बीन टेक प्लेस। उसके बाद पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा। अब आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी कहीं भी किसी भी केस में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा या रिप्रोडक्टिव सेल बनेगी। ऑब्वियसली पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, फिर उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सेल बनेगी। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की तो सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। तो सबसे पहले और सबसे ऊपर की लेयर बनती है माइक्रोस्पोरेंजियम में, सबसे ऊपर की लेयर बनेगी जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और सिंगल सेल्ड लेयर होती है। मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर पे एक ही लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। और कहीं पे भी आपको यूज हो ये शब्द एपिडर्मिस, एपी मतलब आउटर और डर्मिस जो वर्ड है दैट बेसिकली इंडिकेट द स्किन। जैसे आपने पढ़ा भी है द स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मोलॉजिस्ट। तो डर्मिस वर्ड यहीं से आइसोलेट किया गया है। डर्मिस का मतलब होता है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की माइक्रोस्पोरेंजियम में तो सबसे पहले ये एपिडर्मिस बात करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की। ये सबसे बाहर की लेयर होती है और ये सिंगल सेल्ड होती है। पहली बात प्रोटेक्शन का काम करेगी। दूसरी बात आ जाएगी कि दूसरे नंबर पे आ जाता है एंडोथीशियम, मतलब जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो लेयर बनेगी दूसरे नंबर की लेयर बनेगी स्ट्रक्चर में मैच्योर डेवलपमेंट के टाइम में, वो होगी बेटा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो लेयर होती है वो बेसिकली हेल्प करती है हाइग्रोस्कोपिक और हेल्प इन डिहाइसेंस। सबसे पहले ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझिए, जो वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक, तो हाई ध्यान रखिए बेटा, हाई ग्रोस्कोपिक वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पानी और इसका मतलब होता है टू एब्जॉर्ब। मतलब क्या होता है कि ये जो लेयर होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। क्या होती है बेटा? ये लेयर है हाई ग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। मतलब इसका मेन काम होता है कि ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से यानी ऊपर वाली लेयर से और नीचे के स्ट्रक्चर से ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है ताकि ये जो अंदर की लेयर है वो फ्लेक्सिबल रहे। एंड दूसरा काम है इसका हेल्प इन डिहाइसेंस। बेटा दूसरा काम क्या है इसका? हेल्प इन डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना बायोलॉजी में। तो हेल्प करती है डिहाइसेंस, इस लेयर को तोड़ने में भी हेल्प करती है। जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाते हैं तो ये लेयर टूटती है और फिर इनके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए मिडल लेयर। इसके बिल्कुल नीचे जो है वो मिडल लेयर होती है। ये भी 2 और 3 लेयर होती है और एंडोथीशियम भी 2 से 3 लेयर होती है। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे स्ट्रक्चर में एक ही बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है जो सिंगल लेयर होगी हमेशा। बाकी दूसरी और तीसरी लेयर एंडोथीशियम और मिडल लेयर ये 2 और 3 नंबर में होती है। तो बेसिकली मिडल लेयर की बात करते हैं तो 2 और 3 नंबर लेयर्स होती है। पैरेनकाइमेटस, और बेसिकली ये जो लेयर होती है इसमें पैरेनकाइमेटस सेल वो बहुत ज्यादा बनती है। और आपको सबको पता है, आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में 10th में भी, पैरेनकाइमेटस सेल जो होती है उसका काम होता है प्रोटेक्शन का और साथ में इंपॉर्टेंट काम टू स्टोर द फूड। तो बेसिकली जो मिडल लेयर है ये फूड स्टोर करती है और ये फूड स्टोर करती है इसका मतलब समझिए ताकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है और इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बनेंगे इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है बेटा, इनको नरिशमेंट तो चाहिए, खाना तो चाहिए, फूड तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से। और फूड कहां स्टोर होगा? मिडिल लेयर में।
डिजनरेट व्हेन एंथर मैच्योर, और ये ऑटोमेटिकली, ये जो लेयर है ऑटोमेटिकली जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये डीनेचर हो जाती है, टूट जाती है, और द पोलन ग्रेन्स कम्स आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड द टैपेटम। ये ध्यान रहे सबसे जरूरी लेयर है, और मैक्सिमम इसके बारे में ही एग्जामिनेशन में भी और नीट में भी पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है नीट में एक स्पेसिफिक पॉइंट, वो आपको लास्ट में इसी टॉपिक में बताऊंगा क्या है वो। तो टैपेटम जो होता है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, पहली बात। और ये जो बात हमेशा आती है पॉलीप्लॉइडी एंड थिक साइटोप्लाज्म, ये अकेली लेयर ऐसी होती है जो पॉलीप्लॉइडी होती है, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल होती है, एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जबकि सभी सेल में बेसिकली डिप्लॉइड होती है, सभी सेल डिप्लॉइड होती है, दे कंटेन द टू न्यूक्लियस, 2n डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कंटेन करती है, लेकिन यहां पे ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस की इनमें फॉर्मेशन होती है। तो टैपेटम के लिए हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि ये सबसे अंदर की लेयर होती है और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जिसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो थिक होता है। क्यों होता है साइटोप्लाज्म थिक? क्योंकि ये बहुत से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, और पोलन ग्रेन जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव सेल है, तो ऑब्वियसली उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही लेयर है। क्या क्या करती है उसके लिए, ध्यान से समझिए। पहली बात, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग पोलन। जो इसके अंदर ये जो रेड कलर के लास्ट में आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द पोलन ग्रेन्स, ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू जो पोलन ग्रेन्स बनेगी बाद में। तो यहां पे जो सबसे अंदर के स्ट्रक्चर होते हैं टैपेटम के, उसमें पोलन बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये लेयर ही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी ग्रोइंग पोलन्स को। दूसरा काम, प्रोड्यूस पोलन किट एंड स्पोरोपोलिन। ये जो टैपेटम लेयर है ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, पोलन किट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, पोलन किट। अब पोलन किट क्या होती है, पोलन किट बेसिकली एक विस्कस, एक लुब्रिकेशन मटेरियल से बनी हुई लेयर होती है जो पोलन ग्रेन के चारों तरफ होती है। और पोलन किट का मतलब ये होता है कि वो जो विस्कस लेयर की फॉर्मेशन पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ होती है, तो वो पोलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाते हैं, और साथ में वो चिपचिपे हो जाते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट के बर्ड के वो पोलन ग्रेन संपर्क में आएगा तो उसके विंग्स पे, उसके लिम्स पे वो पोलन ग्रेन चिपक सके और पोलिनेशन में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अगर ये पोलन किट नहीं होगी बेटा, तो वो जो लेयर है वो चिपचिपी नहीं होगी, स्टिकी नहीं होगी, तो फिर किसी भी पोलिनेशन जो होगा प्रोसेस, उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉपर कर नहीं पाएगा। तो पोलन किट जो है वो एक विस्कस मटेरियल का सीक्रेशन करती है, जिससे वो स्टिकी नेचर के हो जाते हैं। एंड स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट प्रोटीन, ये हमारे स्ट्रक्चर अर्थ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्पोरोपोलिन। ये बेसिकली यूबिस बॉडी से बनते हैं। जब ये लेयर टूटने से पहले, जब ये टैपेटल लेयर टूटती है उससे पहले यूबिस बॉडी बनती है, और वो जो यूबिस बॉडी होती है उनमें बेसिकली स्पोरोपोलिन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्डेस्ट कंपोनेंट सब्सटेंस है। इस स्पोरोपोलिन पे किसी भी तरह का टेम्परेचर का, एल्कली का, एसिड का, आउटर मोस्ट एनवायरनमेंट का किसी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये लाखों नहीं, हजारों नहीं, लाखों साल तक प्रिजर्व रहते हैं, और ये बिल्कुल वैसे के वैसे रह सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि इसका किसी, इस लेयर जो है इस पे किसी का इफेक्ट होता ही नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन्स को, और ये फॉसिल्स में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा सीक्रेट एंजाइम कैलेज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, ये देखिए मैं यहां बना रहा हूं, ये 4 है, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड है। जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, यानी इंपॉर्टेंट, जब पोलन ग्रेन्स फाइनली बनते हैं तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, तो इसके चारों तरफ बेटा कैलोज की लेयर बनती है। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे इसके चारों तरफ कैलोज की लेयर बनती है, और जो कैलोज है जस्ट लाइक सेल्यूलोज, इसी का कंपोनेंट है, कैलोज की लेयर बनती है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, लेकिन इनको सेपरेट होना पड़ता है, तभी ये माइक्रोस्पोर टेट्राड से सेपरेटिंग पोलन ग्रेन्स बनेंगे। लेकिन यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है कैलेज, यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम कैलेज, और वो एंजाइम जो होता है ये बेसिकली इस पे काम करता है, और जैसे वो एंजाइम इस पे काम करता है वैसे ही ये एंजाइम कैलेज एंजाइम जो होता है बेटा, कैलेज एंजाइम जो कैलोज लेयर है उसको डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, और जैसे ही तोड़ देता है वैसे ही पोलन ग्रेन जो है ये अलग हो जाते हैं और इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं पोलिनेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसमें पूछे जाने वाला नीट में क्वेश्चन की एपिडर्मिस, एंडोथीलियम और मिडल लेयर, ये जो तीनों लेयर होती है ये 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, लेकिन जो ये होता है टैपेटम, ये अकेली क्या होती है, इसमें पॉलीप्लॉइडी नेचर की होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी तरह इस चीज के लिए ध्यान रखा। तो इसी